ये अभी तो आप कंट्रोल कर लोगे पर कभी ना कभी इसकी सर्जरी करनी ही पड़ेगी। पाइल्स की बीमारी पेट में या एनस में शुरू नहीं होती, वो शुरू होते मुंह से। पाइल्स और फिशर, ये एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस क्या है? बीइंग प्रोक्टोलॉजिस्ट, किस जगह की कितनी बीमारी होती है तो आपने सिर्फ पाइल्स वर्ड सुना है। मैं आगे की बीमारियों का नाम आपको गिनाता हूँ। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, हाइपरट्रोफिड एनल पैपिला, एनल कैंसर्स, ये सब चीजें होती है। पाइल्स इज एंड फिशर, दीज आर नॉट एन वन डे डिसीज, एक दिन में तैयार होता ही नहीं। लाइफस्टाइल डिसीज है, सालों साल लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारा बाहर का खाना, सारा अच्छा खाना मैदे से ही बनता है। जब आपको रिकरेंट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक बार नहीं 10 बार, तो आपको स्ट्रेन आउट करना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे एग्जैक्टली पेशेंट को स्ट्रेन नहीं करना है। ये मेरा डाइट कल गड़बड़ था। बहुत लोग बोलते हैं कि चाय पीने के बाद मुझे फिर से जाना पड़ता है। दैट इज द थिंग। आई डोंट नो क्या है वो, धागा बांध के पाइल्स निकालते हैं या क्या है, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये करने से पाइल्स वापस नहीं आएगा, पर अगर आप सर्जरी करोगे जाके डॉक्टर के पास तो पाइल जरूर वापस आ सकता है। साबुन में एसिड मिक्स करके उस जगह के मस्से को बांधना, या जो मस्सा दिख रहा है सेंटिनल टैग जो फिशर के बाहर आता है, उनका यही कहना है कि जो दिख रहा है मस्सा उसको निकाल देना। मस्सा या स्किन टैग होना ये प्रॉब्लम है ही नहीं। एग्जैक्टली। पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला तीनों भी बीमारी आने वाला मोशन और मोशन की जगह एक दूसरे को कंपैटिबल नहीं है। उसका रीजन ऐसा है कि आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर अतुल पाटिल, जो एक लीडिंग प्रोक्टोलॉजिस्ट है। आज के एपिसोड में हमको वो बताएंगे कि पाइल्स या बवासीर, इसकी रिस्क फैक्टर्स क्या है, सिम्टम्स क्या है और कैसे इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे हम इसे सही कर सकते हैं। तो चलिए ये एपिसोड शुरू करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज ऑल अबाउट पाइल्स एंड हेमोरॉइड्स। सबसे पहला सवाल तो मुझे इसी से स्टार्ट करना है कि ये प्रेगनेंसी के बाद होने वाली या डिलीवरी के बाद होने वाली पाइल्स का क्या मसला है, मतलब क्यों है ये कि हर लेडी जिसको डिलीवरी हुई है वो एक ही चीज़ को लेके कंप्लेन करती है कि मुझे पाइल्स हो गया और वो उसी से परेशान है। अभी क्वेश्चन ये है कि ये दो हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये एक प्रेगनेंसी में, दूसरा पोस्टपार्टम, ये डिलीवरी के बाद। दोनों में तकलीफ रहती ही है। दोनों में तकलीफ का रीज़न अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रीवियसली आपको फिशर है, इसमें प्रीवियसली प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद दोनों में अलग अलग लक्षण दिखते हैं। पहले बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तब पेशेंट को पहले जो होता है हाइपर एमनेशिया, जिससे वोमिटिंग होना, इंडाइजेशन होना, उसके लिए मेडिसिन चलना। दूसरी चीज़, पेशेंट को सप्लीमेंट चलते हैं बहुत सारे, जिसमें कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंट। इन सब से क्या होता है कि मोशन या स्टूल में इंटरफेरेंस होके मोशन कड़ा और हार्ड हो सकता है। तभी पेशेंट को कंप्लेंट होता है कि हार्ड स्टूल हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, उसकी वजह से आपको पाइल्स फिशर की पहले जो दिक्कत थी वो बढ़ गई या नए से शुरू हो गया। अच्छा। दूसरी चीज, 3rd या 4th या 6th मंथ के बाद जैसे ही यूटेराइन साइज बढ़ते जाता है, यूटेराइन साइज तो बढ़ना ही है, बच्चा अंदर बढ़ रहा है, जब बढ़ता है तो ये दोनों भी पेल्विक ऑर्गन है। रेक्टम जो रिजर्वायर ऑफ स्टूल है, जहाँ पे स्टूल आके रुकता है। दूसरा यूटेरस, ये भी पेल्विक ऑर्गन है। जब ये दोनों साइज में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये पेल्विक ऑर्गन दूसरे पेल्विक ऑर्गन की जगह लेगा और उस पर प्रेशर डालेगा। रेक्टम पे प्रेशर बनता है तो स्टूल वहां पे रुकने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगेगा। अगेन यू विल हैव अ हार्ड स्टूल, एंड हार्ड स्टूल इज द रीजन व्हाई यू हैव अ पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। फिस्टुला जनरली नहीं होता, लेकिन पाइल्स और फिशर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे भी आप सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हो या फिर आप ये बता रहे हो कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, पर ये ड्यूरिंग 9 मंथ्स इतना बॉदर नहीं करता है जितना पोस्ट डिलीवरी हर लेडी को कंप्लेन है। एंड देन फिर वो ठीक भी नहीं होता है, इट्स स्टेज फॉर लाइफ लॉन्ग। अगर प्रेगनेंसी या डिलीवरी अगर नॉर्मल है, मीन्स नॉर्मल डिलीवरी के साथ अगर विदाउट सी सेक्शन अगर डिलीवरी हुई है तो ड्यूरिंग डिलीवरी लेडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आउट करना पड़ता है। बहुत वो स्ट्रेन करती है। दैट इज द वन ऑफ द रीजन फॉर पाइल्स। व्हेन यू आर स्ट्रेनिंग एट स्टूल, द वेसल्स अराउंड एनस, जो गुदा की साइड में जो वेसल्स है उनमें बहुत सारा खून भरता है और वो फूलने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई चीज में खींचता हुआ ढकेलता हूँ तो चेहरा लाल होता है और गर्दन की सबुताल की नसें फूलने लगती है, जस्ट फिलिंग ऑफ द ब्लड। ऐसे ही जब आप स्ट्रेन कर रहे हो वो भी एग्जैक्टली पेरिनियम की तरफ, पेरिनियम में जैसे वजनल ऑर्गन है वैसे ही एनस भी है, तो एनस की नसों में बहुत सारा खून दौड़ता है और वो फूलने लगती है। दैट कॉजेज द पाइल्स। दूसरी चीज, डिलीवरी होने के बाद अगर जो लेडी है उनको बहुत सारा मेडिसिन भी चलता है, ठीक है, जो उसमें सप्लीमेंट्स होती है, अगेन आयरन कैल्शियम की सप्लीमेंट्स। दूसरी चीज प्रोटीन की सप्लीमेंट। इंडियन
इसमें ऐसा है कल्चर में, अगर डिलीवरी हुई तो औरत बहुत थकी होती है, यस, उसने दूसरे जीव को करेक्ट, जन्म दिया है, करेक्ट, तो उसको कंपेटेबल करने के लिए बहुत सारा अच्छा आहार जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होना। आई नो, आई रिमेम्बर हालिम की पेज होती है, ड्राई फ्रूट्स यस होते हैं, यस यस देर इज लॉट ऑफ मेथी, यस और देर इज सो मच ऐसे, वही सारी चीज़ें जिससे ये फाइल्स एग्रीवेट होती है, आई एम टेलिंग यू। सारा सारा प्यार उसी टाइम पे उमड़ जाता है। तो माँ बोलती है कि ये खा लो, वो खा लो, इससे आपका जो ब्रेस्ट थकान हुई फीडिंग, है, हाँ, स्ट्रेस है, वो कम हाँ, हो जाएगा। दूसरी जैसे आपने बोला ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चों को जो लैक्टेशन की मात्रा है वो बढ़ाने के लिए इंडियन कल्चर में भी और डॉक्टर्स भी दोनों भी सलाह देते हैं कि आपको बहुत सारा प्रोटीन लेना है, करेक्ट, बहुत सारी दवाई लेनी है करेक्ट, जिससे लैक्टेशन बढ़ जाए। करेक्ट, अगर ये आपका डाइजेस्टिव पावर अच्छा है तो ये सारी मेडिसिन सारी अच्छी चीज़ें, हेवी प्रोटीन डाइट आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डाइजेस्टिव पावर ही कम है करेक्ट, तो इंडाइजेशन होना ही है। राइट, जब इंडाइजेशन होता है तो मोशन हार्ड कड़ा होगा, स्ट्रेन आउट करना पड़ेगा, तो फिर से हार्ड स्टूल आएगा तो फिशर ही हो जाएगा, Right. अदरवाइज पाइल्स होगा। ओके, और एक चीज़ है, बच्चा जब रोता है तो मम्मी को उसको लेना ही है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ भूख लगे तभी वो रोता है, तो हर बार फीडिंग के लिए उसे बैठ के ही दूध पिलाना पड़ता है। ट्रू, ये तो हुआ दिन का टाइम, लेकिन रात के टाइम में अगर बच्चा रोता है तो उसे उसकी नींद छोड़ के उसे बच्चे को लेना Right, पड़ता है। right. और जब लेडी की पूरी नींद नहीं होती, डिहाइड्रेशन होता ही है, अगेन डिहाइड्रेशन हो गया, मोशन हार्ड हो गया, और फिर से कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स फीचर बन गया। करेक्ट, सलाह तो यही रहेगी कि जब बच्चा सोता है आप भी सो जाओ, करेक्ट, जब बच्चा उठता है तब आपको उसको पिलाओ, 5-10 मिनट पे काम खत्म करो, कोई आपको असिस्टेंट होना ही चाहिए, और तब आपको हाइड्रेटेड रखना है Correct. और नींद पूरी होनी चाहिए। That तो is important, हाँ। नींद पूरी ना होना एक बहुत मेजर बड़ा कारण हो रीजन सकता है। यस। यस सर, आप ना एक पाइल्स और फिशर, ये जो टर्म्स है वो बहुत कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हो, तो ये एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर मेरे घर पे इसके बारे में कोई बात करेंगे तो किसी को पाइल्स के अलावा कोई वर्ड पता नहीं, और पाइल्स का नाम लेते ही लोग हंसना चालू कर देते हैं। बराबर बराबर। अभी बीइंग प्रोक्टोलॉजिस्ट, इस जगह की कितनी बीमारी होती है अगर आप मुझे ऐसा पूछते हो, तो आपने सिर्फ पाइल्स वर्ड सुना है। करेक्ट, मैं आगे की बीमारियों का नाम आपको गिनाता हूँ। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, हाइपरट्रॉफिड एनल पैपिला, एनल पॉलिप, रेक्टल अल्सर, सॉलिटरी रेक्टल अल्सर, एनल कैंसर्स, ये सब चीज़ें होती है जो कुल मिला के सारे के लक्षण, सब रोगों के लक्षण एक जैसे दिखते हैं। ओके, मराठी में ऐसा कहा जाता है कि मूल व्याध, आदमी के मूल में होने वाले व्याधि, तो एक जनरलाइज टर्म है मूल व्याध। वैसे ही पाइल्स वर्ड कैसे तैयार हुआ? पाइला मीन्स द बॉल, ओके, एक लैटिन वर्ड है। ओके, पाइला मीन्स द बॉल, बॉल लाइक स्वेलिंग इन द एनल कैनाल इज कॉल्ड पाइल्स। ओके, जब कुछ हाथ में लगने लगे, सूजन सी लगने लगी, Correct. लोगों से पाइल्स कहते हैं। करेक्ट, बट पाइल से भी कुछ अलग बीमारी है। फिशर तो इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 70-80% लोगों को फिशर लाइफ में वंस हो ही जाता है। तो पाइल्स के बारे में अगर सॉर्ट आउट करके पूछे तो पाइल्स मीन्स स्वेलिंग। जब वेन्स में इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर बढ़ता है तब वेन्स फूल जाती है, एबनॉर्मली फूलती है एक जगह पे, मीन्स 3-7-11 ये ह्यूमरल वेन्स है। जब आप स्ट्रेन करते हो तो यहाँ के वेन्स में बहुत सारा प्रेशर बढ़ता है और वो फूल जाती है, दैट कॉजेज द पाइल्स। उसके दो टाइप से आप कह सकते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कभी कभार पेशेंट खुद समझ भी जाए, इंटरनल के लिए आपको वीडियो प्रोक्टोस्कोपी अंदर से एग्जामिनेशन करना जरूरी फिर होता पता है। कैसे चलेगा कि अंदर हो गया है कुछ? अंदर हो गया है तो पहले आपको ब्लीडिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है, क्योंकि ये स्वेलिंग जब बढ़ती है तो रेक्टम ल्यूमेन को थोड़ा कम कर देती है, जिससे अपने आप कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, क्योंकि मोशन का रास्ता रुका जाता है। अभी फिशर के बारे में, जो सिर्फ पाइल्स के बारे में आपको पता था, अभी फिशर के बारे में बात करेंगे। फिशर मीन्स जब कभी हार्ड स्टूल मोशन की नाजुक त्वचा को रगड़ के जाता है तो वहां से एक लीनियर अल्सर या जख्म बन जाती है, दैट कॉजेज द फिशर। ओके, चलो एक छोटा मोटा जख्म बन गया, दूसरे दिन आपने ध्यान नहीं दिया और अपने बॉडी का तरीका है कि हील होना ही है तो हील होना शुरू हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट जब कोई जख्म हील होता है थोड़ा सिकुड़ता है, बॉडी की टेंडेंसी है ऑल द वुंड्स व्हाइल हीलिंग दे गेट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें स्ट्रक्चर बन जाता है। मोशन की जगह तो अच्छी खासी इलास्टिक थी, मोशन के साथ हर बार वो खुलना चाहिए 100% और बंद भी होना चाहिए। करेक्ट, लेकिन एक बार अगर जख्म बन गया तो वो तुरंत भरने के लिए शुरू हो जाता है, धीरे 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 जगह को छोटा कर देता है।
अब जगह पहले जैसे इलास्टिक नहीं रही, हम्म, पहले 100% खुलता था, अभी 90% ही खुलता है, करेक्ट तो मोशन जाने के लिए जगह कम पड़ रहा है। करेक्ट, हाँ तो ये 6 महीने सब ठीक रहता है, जगह 90% अभी खुल रही है, लेकिन मोशन भी तो नरम था, तकलीफ नहीं हुई। हम्म, नेक्स्ट मोशन जब कड़ा और हार्ड होगा, फिर से फिशर आपका शुरू हो जाएगा। फिर 3-4 दिन आपको एक्यूट ऑन क्रोनिक अटैक आएगा, दर्द होगा, फिर वो आप भूल जाओगे। ओके ऐसा करते करते वो क्रोनिक स्टेज तक पहुंच जाता है। क्रोनिक स्टेज में जब मोशन आता है, फिशर की जख्म को रगड़ के लेके जाता है, तो एट द एंड एनल वर्ज से एक छोटा सा मस्सा सा दिखाई लगता है, अच्छा दैट इज सेंटिनल टैग। हम्म बाहर से फिशर के लोअर एंड में दिखने वाला एक स्किन का टैग यानी सेंटिनल टैग, ये क्रोनिक का लक्षण होता है। अच्छा और दुर्दैवी की बात यही है कि पेशेंट जब ये सब बढ़ जाता है तभी डॉक्टर को दिखाने के लिए आते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जैसे भी आपने बताया कि पाइल्स मतलब जो फर्स्ट स्टेज बोल सकते हैं हम, और फिशर मतलब जब ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है Yes, तो उसको हम फिशर जैसे टर्म बोल सकते बोल हैं, सकता करेक्ट। है। यस, अभी मैं ये सोच, जब अभी एक्सप्लेन भी कर रहे हो ना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं, एग्जाम्पल आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं, वहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, इतना लॉन्ग ट्रैवल करके आए हैं, आपका वॉशरूम या मोशंस पास करने का भी टाइमिंग चेंज हो जाता है, एंड देन 1-2 दिन कॉन्स्टिपेशन या फिर मोशंस ठीक से पास नहीं होते हैं, तब जो वो कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब क्या तब हम बोल सकते हैं कि इस इंसान को पाइल्स की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, या कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जो स्टूल पास हो रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है, व्हाट अबाउट दैट, उसको क्या हम पाइल्स या फिशर बोल सकते हैं? यस। ये तरीका ऐसा है कि पाइल्स एंड फिशर दीज आर नॉट एन वन डे डिसीज, एक दिन में तैयार होता ही नहीं, सालों साल लाइफस्टाइल डिसीज है। सालों साल लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से जब आपको रिकरेंट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक बार नहीं 10 बार तो आपको स्ट्रेन आउट करना पड़ेगा, या बहुत सारा आपको मोशन हार्ड आना चाहिए, तब जाके डिसीज शुरू होते। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मैंने नई साइकिल खरीदी, मैंने उसको चलाया, साल भर मैंने चलाया, लेकिन एक दिन अचानक साल साल भर के बाद क्या हुआ, उसमें से ट्यूब बाहर आ गया। तो आप क्या ये कह सकते हो कि एक दिन में ट्यूब बाहर आ गया? वो तो पहले दिन भी होना चाहिए था। करेक्ट। लेकिन साल भर अगर टायर रगड़ के गया, पतला हो गया, थिन आउट हुआ, लेकिन अंदर का प्रेशर जितना पहला दिन मैंने साइकिल खरीदी उतना ही एक साल के बाद था, लेकिन वो बाहर का टायर सहन नहीं कर पाया, अचानक से बल्ज आउट हो गया, बम्प आ गया। हाँ सो सेम वे यू आर सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, यू आर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ही पेट गड़बड़ हो गया, मोशन हार्ड आया, स्ट्रेन करना पड़ा, अचानक से पाइल्स बाहर आ गया। सो पेशेंट जब नोटिस करता है, वो पहला दिन जरूर नहीं होता, उसके पहले भी कभी उसको हो चुका बीमारी है। शुरू हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे क्या हम बोल सकते हैं कि इस ऐसे टाइम पे एग्जैक्टली पेशेंट को स्ट्रेन नहीं करना है? नहीं करना है। Okay. अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए आपको समझ भी आता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन होने वाला है, या मेरा डाइट कल गड़बड़ था, तो उसके लिए आप प्रीवियसली सजग होके एक आध दूसरा लैक्सेटिव या सीड्स बाथ, ये सब चीज़ें जो घर में यूज़ कर सकते हो आपने यूज़ करनी चाहिए। ओके ऑलराइट। और ये सब का हमारे अल्कोहल कंजम्पशन से, स्मोकिंग से, या जिम से, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कॉर्पोरेट की जो लाइफस्टाइल है, सिटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये सब का कितना इन्फ्लुएंस है पाइल्स या हेमरॉइड्स होने में? यस, ज़रूर है। एक-एक करके देखेंगे। Yes. सब में रीज़न अलग-अलग है। Yes. तो पहला आपने पूछा कि अल्कोहल। अल्कोहल की वजह से। अल्कोहल की वजह से लीवर डिसीज़, अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ यानी लीवर का काम करना धीरे-धीरे कम होना, और ह्यूमरल वेन्स का जो कनेक्शन होता है एनस से निकल के एक इकट्ठा होके पोर्टल वेनस सिस्टम तैयार होती है, और वो जाता है लीवर की तरफ। लीवर में ये सीधा ऊपर तक जाता है, फिल्ट्रेट होता है, फिर वो हार्ट की तरफ जाके शरीर में आता है। तो कहने की बात यह है कि इसका फ्लो, रिटर्न फ्लो जो जाता है शुद्ध होने के लिए ब्लड, वो जाता है लीवर की तरफ। लीवर में अगर फेलियर है, लीवर ब्लड नहीं ले रहा है, तो ये सारा ब्लड रिवर्स नीचे आएगा, नीचे आने से वहां पे नसों को फुला देगा, दैट कॉजेज द पाइल्स। यस। ठीक है। देन जिम में आप ऐसे करते हो कि जब आप वेट उठाते हो तो स्ट्रेन करते हो, स्ट्रेन करने से चेहरा लाल होता है, नसें फूल जाती है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। जैसे ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे ही अंदर की पेट की तरफ भी प्रेशर बढ़ रहा है और Correct. नसों को फुला रहा है, दैट कॉजेज द पाइल्स। देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो बैठ के आप काम करते हो, 8-8 9-9 घंटा बैठ के काम करते हो। एग्जाम्पल देखेंगे, पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा चलते थे, यस चलने से उनके पैरों पे वेरिकोज वेन दिखाई देती थी यस। ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ अभी लोग ज़्यादा बैठते हैं तो ग्रेविटी कहाँ पे आ गई? मोशन की जगह की तरफ। करेक्ट।
ऊपर से पेट साफ नहीं हुआ है, हम्म, मोशन रेक्टम में आके रुका हुआ है और ऊपर से आप स्ट्रेन आउट कर रहे हो, करेक्ट, तो क्या होने वाला है, दोनों के बीच में रेक्टल वेन्स दबी जाती है और वहां से स्वेलिंग शुरू हो जाती है। ज्यादा देर जब आप बैठते हो तो मोशन रेक्टम में आके रुका है, उसके ऊपर आप बैठते हो, हाँ, ग्रेविटी का थर्ड लॉ है, नीचे से भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, करेक्ट, तो इनिशियल गर्थ ऑफ स्टूल जो है वो दब के थोड़ा सा मोटा और टाइट हो जाता है। हम्म, देन पेशेंट पहले यही कंप्लेंट करता है फिशर में कि सर इनिशियल गर्थ ऑफ स्टूल थोड़ा हार्ड था, मोटा था, और जब वो बाहर गया पास होते हुए एक कट सा बन गया, दैट कॉजेज द फिशर। ओके, सो जरूर ये सब चीजें उसका कारण हो सकती है। एग्रीवेटिंग रीजन है। यस, और आई टेल यू, मैं बहुत मुझे भी हंसी आ रही है चीज़ बोलते हुए, लेकिन हर कोई ये फेस करता ही है कि सुबह मोशन क्लियर नहीं होना या पेट साफ नहीं होना एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर भी है। हमको समझ नहीं आता है, लेकिन वो हमारे दिमाग में टिक टिक चलता करके रहता है। पूरा दिन चलते रहता है जब तक यू डोंट गो टू द वॉशरूम एंड क्लियर योर स्टमक आउट। यस यस। अभी खाने का तरीका चेंज हुआ है। हर बार बोला जाता है कि फाइबर वाला खाना खाओ, यस, तो पहले देखिए नॉन फाइबर क्या होता है। ठीक है, मैदे का आटा मैंने गूंदने के लिए लिया, उसे अगर जब गूंदते वक्त ऐसे लंबा सा तार टूटता है, इसके में चिपचिपा ज्यादा है, उसमें ग्लूटेन होता है, दैट इज नॉन फाइबरस फूड। ओके, चिकन मटन भी कैसे होता है, हाँ, बराबर करेक्ट, होता है। लोगों को आप फिलहाल नरम चीजें बहुत पसंद है, जो इजीली डाइजेस्ट हो, उसको स्वाद अच्छा होना करेक्ट, चाहिए। हाँ, जब मैदे का प्रमाण या खाने का आपका क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तभी आंतों में जब जाता है तो डाइजेस्टिव पावर तो आपकी एक दिन में बढ़ी नहीं, राइट, उसका मीन्स पावर था कि 1 किलो का खाना उसने हजम करना है दिन में, सालों साल से चलते आ रहा है, आज आपने 1.5 किलो खा लिया तो बॉडी को भी टाइम लगेगा Right, डाइजेस्ट करने के लिए। आज उसने 1000 ग्राम जो था, 1 किलो जो खाना था वो डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन 500 के लिए उसको और एक थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो जो खाना पहले डाइजेस्ट हुआ था वो पहले स्पर्ट्स में निकल जाएगा, फिर 500 वाला बचा रहेगा, फिर से अपने ऊपर से खा लिया। ठीक है, जब ऊपर से खाते हो तो जो बचा हुआ ये था खाना था उसे वो पुश करते हैं, उसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। अच्छा, गैस्ट्रियम में खाओगे, कोलोन को रिफ्लेक्स मिलेगा और मोशन आगे आएगा। फिर बहुत लोग बोलते हैं कि चाय पीने के बाद मुझे फिर से जाना पड़ता है, दैट इज द थिंग कि ये बचा हुआ मोशन होता है आपका, जो एक वन टाइम क्लियर नहीं हुआ वो आपको क्लियर करना पड़ता है। करेक्ट, समझो मोशन को अगर वजन नहीं है, स्टूल कैसे पास होता है, रेक्टम में आके दिन भर का खाना आके रुकता है, उसको सही वजन, आकार, गीलापन जब आता है तब बॉडी का अर्ज आता है कि हमें मोशन जाना है। लेकिन खाना आपने ऐसे खाया जो नॉन फाइबरस है, उसमें वजन ही नहीं आ रहा है, उसमें फाइबर है ही नहीं, करेक्ट, वो फूला ही नहीं रहा है रेक्टम को। रेक्टम जब फूलता है तो अर्ज तैयार होती है, राइट, लेकिन जो खाना का जो मोशन है उसका क्वांटिटी छोटा है, चिपचिपा है, तो इच्छा नहीं होगा आपको जाने के लिए। लेकिन दिन भर आप बैठ के काम करते हो तो आपको हर बार दिमाग में चलता रहेगा कि कुछ तो है जो कंप्लीट इवैक्यूएट नहीं हुआ। करेक्ट, दैट्स द थिंग कि वो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता सबसे है, ज्यादा डिस्टर्बिंग है वो। डिस्टर्बिंग है। मैंने तो उस पे यहाँ तक देखा है, हाँ, आई मीन उस पे भी बैठ के आप काम करते हो दिन भर अगेन तो वो Correct. हार्ड ही हो जाता है। राइट, हाँ, मैंने ये तक देखा है कि लोग ये बोलते हैं कि बिना सिगरेट पिए मुझे मोशंस क्लियर नहीं होते। Yes. वो तो मतलब क्लासिक क्या रीजन है ये? रीजन, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, इन चीज़ों से गैस्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ती है। एक आपका पाल्पिटेशन बताया, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, वेगस स्टिमुलेट करके आपके आंतों को गति बढ़ाता है। जब गति बढ़ता है तब उनको लगता है कि मुझे मोशन हो गया। ये हुआ पुरुषों के बारे में। फीमेल्स में कभी कभार चाय पीना, ये मैं हॉट कॉफी लूंगी, एक गिलास भर पानी पीऊंगी तब मुझे जाके मोशन Correct. होगा। सेम ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स ही है। जब आप वैगस नर्व को या आपके पेट को स्टिमुलेट करते हो तो वहां से एक स्टिमुलस तैयार होता है और जो मोशन को आगे ढकेल देता है, तो लगता कि कंप्लीट इवैक्यूएशन हो गया। करेक्ट, सी ये जो भी आज हम बात कर रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ी इशू है ओवरऑल। ओके, इसलिए इफ यू, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन और नॉट, बट इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है, यस पीकू, बिकू यस क्योंकि ये इतनी बड़ी इशू है, बट देन yes. स्टिल पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, पीपल डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट। घर पे अगर कुछ हुआ भी है तो हमारे पास उतना लिबर्टी या उतना कंफर्ट नहीं है कि हम जाके अपने सिबलिंग को या अपने पेरेंट्स को या अपने स्पाउस को जाके भी ये चीज़ नहीं बता सके, क्योंकि बता भी दिया तो या तो लोग मजाक बनाना चालू कर देते हैं, या तो फिर उनको भी उतना समझ नहीं है कि इसका करना क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही है, बोलेंगे कि आज खिचड़ी खाओ, दही खाओ, प्रोबायोटिक खाओ, दैट्स ऑल। यही एक रीज़न है कि लोग सिबलिंग या अपने कलीग को पूछने की वजह वो सर्च ज़्यादा करते हैं। गूगल इसलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि जब लोग ज़रूरतमंद कोई देखेगा तो उनको ये भी पता चलेगा कि ये सर्च करके मुझे क्या इस बारे में लेनी है। राइट, एक 40-45 एज के बाद लोग जनरली अपने फ्रेंड्स को, पाउच को
जनरली शेयर करते हैं, उनकी मैच्योरिटी उतनी होती कि ये प्रॉब्लम शेयर किए जाते हैं। लेकिन जब एडोलसेंस एज होता है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसके बारे में बात नहीं करते। और बहुत बार हमने अभी देखा है कि अभी रिसेंटली केस हुआ, एक पेशेंट थे मेरे जो आए, उनको कॉन्स्टिपेशन था हमेशा, जैसे आप बोलो कि कुछ तो मुझे लग रहा है कि मुझे बॉदर कर रहा है, समथिंग इज देयर इनसाइड, मुझे स्टूल पूरा पास नहीं होता। उनको लगता था कि ये स्टूल ही है जो पास नहीं हो रहा है। समवेयर ही हैड अ ट्रीटमेंट, वो कॉन्स्टिपेशन ले रहे, लेकिन उन्होंने जो एग्जामिनेशन किया वो अधूरा था, पूरा रेक्टम चेक नहीं हुआ। देन जब हमने एग्जामिन करने के लिए लिया तब उसमें हमने वीडियो प्रोक्टोस्कोपी इंसर्ट किया। वीडियो प्रोक्टोस्कोपी में या एनास्फिक सिर्फ 4 सेंटीमीटर होता है, रेक्टम उसके आगे होता है, तो वहां तक चेक करना जरूरी था। जब चेक किया तब समथिंग एबनॉर्मल जो वॉल को स्टिक था, ऐसा कुछ तो मुझे दिखा। सो ऑब्वियसली दैट वाज एन कैंसर। यस, तो कैंसर का ग्रोथ वो जो एक था वो एनुलर था, सब जगह से बढ़ रहा था, ल्यूमेन को बंद कर रहा था। बंद करने से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, और मोशन तो निकल गया, पूरा बाउल क्लीन भी हो गया, लेकिन जो ग्रोथ एक्स्ट्रा बढ़ रही थी वो उनको बॉदर करता था कि हमेशा कुछ तो है करके। देन विद इन कुछ ईयर्स, मंथ में ही वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था क्योंकि डायग्नोसिस लेट हुआ। और जैसे मैंने डायग्नोस किया तो तब बहुत सारा एनुलर ग्रोथ बढ़ चुका था, एंड इट हैज़ लेफ्ट टू द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स थोड़ा ये होके ये हुआ पेशेंट का। ओके, सो ही कुडंट मेक इट। नहीं हुआ। ओके, सो उनका एज क्या था? इट वाज अराउंड 38 एज। 38, वेरी यंग। यस, वेरी यंग। बट कहना यही है कि डायग्नोसिस अगर सही होता है और आपके हर एक सिम्टम्स को आप निग्लेक्ट ना करें। करेक्ट। ये चीज़ है कि पाइल्स में होता है ब्लीडिंग, फिशर में होता है दर्द, साथ में ब्लीडिंग, फिस्टुला में होता है थोड़ा सा पस, ब्लीडिंग, और ये 3 चीज़ें, शायद ये बीमारी हो तो आप कुछ महीनों साल तक किसी को ना बताए चलेगा, लेकिन सेम सिम्टम वाले कैंसर भी होता है। करेक्ट। अगर कैंसर में पेशेंट को होता है थोड़ा बहुत ब्लीडिंग, थोड़ा दर्द होता है, वेट कम होता है, एनीमिया हो जाता है, और कभी कभार मोशन के साथ थोड़ा सा ब्लड या मोशन भी, पस भी निकलता है। ओके, बराबर। अंडरस्टूड। तो अगर आप सही समय पे, आपको पाइल्स हो तो आप सिर्फ एग्जामिनेशन कर लो, ट्रीटमेंट ना लो तो भी चलेगा, लेकिन अगर गलती से उसकी जगह पे कैंसर हो तो क्या कर सकते हो? तो इट शुड बी गेट डायग्नोस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट इज़ ट्रू, एंड एक्चुअली राइट डॉक्टर के पास पहुंचना भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है। क्योंकि जब हम पाइल्स या ये सब की भी बात करते हैं ना, तो बहुत आजू बाजू के ऐसे लोकल ट्रीटमेंट कन्विंस करने वाले लोग भी हैं जो आई डोंट नो क्या है वो, धागा बांध के पाइल्स निकालते हैं या क्या है, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये करने से पाइल्स वापस नहीं आएगा, पर अगर आप सर्जरी करोगे जाके डॉक्टर के पास तो पाइल ज़रूर वापस आ सकता है। मुझे ये लॉजिक अभी तक समझ नहीं आया। इन इंडिया देर आर सम, यू कैन से, कम्युनिटी, दे आर हेल्पिंग किंग फॉर देयर माइनर प्रॉब्लम्स। अगर राजा को, नाई जैसे लोग थे जो राजा को कटिंग करना, बाकी चीज़ों में थोड़ा असिस्ट करना, ये सब चीज़ें करते थे, तब वो ये चीज़ों में देख के समझो राजा को कुछ प्रॉब्लम है उसकी जगह, उस जगह का, तो कुछ हेल्प करते थे। आगे वही कम्युनिटी जाके ये धागा बांधने वाले ट्रीटमेंट करने लगे। जनरली मुझे पता नहीं, लेकिन नॉट श्योर, बट साबुन में एसिड मिक्स करके उस जगह के मस्से को बांधना, या जो मस्सा दिख रहा है, सेंटिनल टैग जो फिशर के बाहर आता है, या पाइल्स का मस्सा कुछ बाहर आ रहा है, उनका यही कहना है कि जो दिख रहा है मस्सा उसको निकाल देना। मस्सा या स्किन टैग होना ये प्रॉब्लम है ही नहीं। एग्जैक्टली। पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला, तीनों भी बीमारी आने वाला मोशन और मोशन की जगह एक दूसरे को कंपैटिबल नहीं है, उसकी वजह से हो रहा है। करेक्ट। एक तो मोशन बड़ा है या जगह छोटा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्ट्रेन आउट हो रहा है, इसकी वजह से होता है। लेकिन और उसका आउटपुट है ये मस्से तैयार होना, लेकिन वो सिर्फ मस्सों पे ही ध्यान देते हैं। मस्से को काटना, मस्से को डोरी बांधना, उसे निकाल देते हैं। एक क्षारसूत्र नाम की एक वर्ल्ड फेमस ट्रीटमेंट है। क्षारसूत्र। ओके। सो WHO द्वारा प्रमाणित है, जो फिस्टुला नाम की बीमारी में यूज होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसी का फायदा लेके, उस फेमस ट्रीटमेंट का नाम लेके, फायदा लेके, धागे डोरे कहीं पे भी बांधना, इस पाइल्स के मस्सों में बांधा जाता है, कभी कभार सेंटिनल टैग में, एक्सटर्नल टैग में बांधा जाता है, और अगर वो पार्ट गल जाए तो आपका बीमारी ठीक हो गया।
हाँ। ऐसा होता नहीं है। आपने देखे हैं क्या ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स? पेशेंट जब बिगड़ जाते हैं, हम्म, किसी बंदे ने बोला कि पास में है, सस्ता में है, हम्म, ट्रीटमेंट करवा लो, ऑपरेशन नहीं बोलते उसे वो, तो पेशेंट जनरली उसमें आ जाता है कि बातों में आ जाता है कि करेक्ट, हाँ, ऑपरेशन नहीं है ये। लेकिन जब कभी पेशेंट को ये सब चीज़ें जगह छोटी होती है, क्योंकि वो भी जख्में तैयार होती है, जख्म के बाद जगह छोटी होती है, उनके 60-70% पेशेंट बाद में सही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। शायद किसी किसी में जैसे बताया कि ये जो क्रोनिक उनका ट्रीटमेंट होता है साहब एसिड से वगैरह, कुछ पेशेंट्स में कैंसर भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा क्योंकि होता वो है। प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस से नहीं करते हैं। दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। कोई मेडिकल किताबों में ऐसे लिखा ही नहीं है कि धागा डोरे आपको बांधना है। करेक्ट। ये ट्रीटमेंट है ही नहीं, नॉट अ प्रूवन ट्रीटमेंट। ठीक है ना, तो आप उसका जिक्र करना या उसके बारे में कहीं किताबों में है नहीं, तो इट्स नॉट साइंटिफिक ट्रीटमेंट। राइट। तो जब उनके पास डिग्री भी नहीं होता, आप कभी उनके पास जाओगे तो एग्जैक्टली उनका कोई पर्चा आपको नहीं मिलेगा। डरते भी नहीं है लोग। डरते भी नहीं, पर्चे पे नाम भी नहीं होगा कि एग्जैक्टली आई नो, कौन से डॉक्टर है करके। आई नो। और इन केस अगर कुछ इसका साइड मतलब कुछ उल्टा पड़ जाता है तो आप जाके ब्लेम किसको यू करने वाले कांट, हो? यू कांट। तो आई मीन दिस इज डेडली, यू नो। मतलब जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, आई वाज शॉक्ड कि रियली आप रिस्किंग योर लाइफ गोइंग टू समवन हु डजंट हैव अ डिग्री। यस, तो सो प्रोक्टोलॉजी एक स्पेशलिस्ट इसके लिए एग्जैक्टली, आई मीन फील्ड दैट है। इज वाई जब अभी प्रोक्टोलॉजी, जब दैट इज आई टोल्ड यू दैट मी कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड आई नो व्हाट इज प्रोक्टोलॉजी, बट देन एक पेशेंट को सही प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास पहुंचना इज ऑल्सो अ टास्क, बिकॉज ऐसे जो भी प्रॉब्लम होता है सबसे पहले पेशेंट जाता है अपने फिजिशियन के पास। विजन के पास जनरली। फिजिशियन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अप्लाई करने दे देगा वो टाइम के लिए, या एग्जामिन ठीक से करता है नहीं करता है वो भी मुझे मालूम नहीं है, बट देन दे रेफर टू द डॉक्टर्स। डॉक्टर, सो उन फैमिली फिजिशियन से या फिर फैमिली डॉक्टर से, तो जनरली उनको पता होता है कि किसके पास रेफर करना है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में भी दो ब्रांच है, गैस्ट्रो फिजिशियन एंड गैस्ट्रोकोलिक सर्जन। ओके। गैस्ट्रोकोलिक सर्जन आपके आंतों की या इसका सही इलाज कर सकते हैं। प्रोक्टोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी फील्ड है जिसमें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला इन जगह की बीमारियों का खास करके ओके। ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके। तो अगर प्रोक्टोलॉजी का हॉस्पिटल है तो उसमें अलग चीज़ें आपको क्या मिलेगी? वीडियो प्रोक्टोस्कोपी, लेज़र, रबर बैंड लाइगेशन, इंजेक्शन ट्रीटमेंट, बोटॉक्स का इंजेक्शन होता है। देन ये सारी मोडेलिटी एक हॉस्पिटल के अंदर मिल जाना, ये प्रोक्टोलॉजी का हॉस्पिटल है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि हमें आपको ट्रीटमेंट क्या करनी है? तो ये सारा एग्जामाइन करने के बाद डिसीज क्या है, डायग्नोसिस क्या है, स्टेज क्या है, पेशेंट क्या सहन कर सकता है, उसका एज क्या है, एसोसिएटेड बीमारी है क्या, मीन्स हाइपरटेंशन है, ब्लड थिनर चल रहा है, डायबिटीज है, ये सारा चीज़ों का अभ्यास करके या पूरा ध्यान में रख के कौन सी मोडेलिटी पेशेंट के लिए चूज करना है, ये प्रोक्टोलॉजिस्ट डिसाइड अच्छे से कर सकता है rather than any other Okay. physician or doctors. Okay, correct. So what made you choose this branch? You know, it's a taboo. इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं लोग, एंड देन आपने इसको एज अ फील्ड बनाया। आई एम श्योर कि आपके यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, Yes, कोई yes. बात नहीं करता है, We पर have ये specialty hospital, yes. एवरी सेकेंड हाउस में ये है ही। ये है। तो ये था कि जब आप ये देखते हो कि आपको सर्जरी जब करते हो आप, तो कौन से पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो जहाँ पे मैं पीजी किया वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट मुझे देखने मिले, जैसे कि इनका ही मीन्स ओपीडी में टोटल मोर देन 70% पेशेंट इस चीज़ के थे, क्योंकि प्रोक्टोलॉजी स्पेशलिटी ओपीडी थी। करेक्ट। तब जाके पता चला कि हमें ये स्पेशलिटी करनी चाहिए। देन माय वाइफ डॉक्टर सरिता, ओके। शी इज़ एन लेडी प्रोक्टोलॉजिस्ट। ओके। तो जब ऐसा कोई डॉक्टर जो लेडी हो और लेडीज़ की समस्या जान सके, करेक्ट। बराबर ना, तो ये चीज़ ऐसी होती कि ड्यू टू शाइनेस अगर पुरुष नहीं बात कर सकते इसके बारे में, तो लेडीज़ कैसे बात करेगी? करेक्ट। लेकिन उसको सही डॉक्टर अगर मिल जाए, दे कैन एक्सप्लोर ऑल देयर एक्सपीरियंस। तो उनका पीरियड्स से लेके, पीरियड्स में पेन बढ़ता है, यस। प्रेगनेंसी में बढ़ता है, Yes. ये सारी चीज़ें जोड़ के उनका डायग्नोसिस ही अलग हो जाता है। करेक्ट। तो लेडी प्रोक्टोलॉजिस्ट एक अलग फील्ड आप उसको कह सकते हो। करेक्ट। तो वो एक स्पेशलिटी है अलग। तो आई मीन या दिस इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम कि मेंस्ट्रुएशन, जब भी कोई भी वुमेन को पीरियड्स आते हैं तो द पेन इन द एनस, या फिर अगर पाइल्स की वजह से पेन है या क्या पेन है, वो भी बढ़ जाता है बढ़ वो जाता टाइम है। पे। उसका एग्जैक्ट उसका रीजन? यस, उसका रीज़न ऐसा है कि अगेन यूटरस इज एन पेल्विक ऑर्गन एंड रेक्टम इज ए पेल्विक ऑर्गन। पूरे महीना भर यूटरस ठीक ठाक था, जब यूटराइन वॉल स्ट्रेट ऑफ हो रहा है तो वो इन्फ्लाम है, रेक्टम उसके पीछे ही है, तो वो भी इन्फ्लाम हो जाएगा।
इन्फ्लाम होगा, डिहाइड्रेशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा होगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है तो आंतों की गति यानी इंटेस्टाइन की गति थोड़ा कम हो जाती है। अगर इंटेस्टाइन की गति कम हुई तो उसमें जो मोशन जो स्टूल आके रुका है उसका गति कम हो जाता है, उसमें से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो स्टूल हार्ड हो जाता है, अगेन डिहाइड्रेशन होता है। देन जब आपको पहले से ही फिशर पाइल्स है तो वो पेल्विक ऑर्गन इस पाइल्स फिशर को भी इन्फ्लाम करा देता है। ओके, अगेन ऊपर से हार्ड स्टूल आना ही है यस, तो ये पेन कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है। अंडरस्टूड। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कोई ऐसा मेल है एक फैमिली में जिसको ये इशू फेस हो रहा है। नाउ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम एनस के एरिया में जाके झांक के देख पाए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। बाकी कुछ बॉडी एरिया में हो रहा है जहाँ एक्सपोजर है, हमको समझ आता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी ये जो इंसान है वो खुद नहीं देख सकता, वो किसी को बता नहीं सकता, तो वो करे क्या? बराबर। एंड अगर किसी डॉक्टर के पास भी आ रहा है तो सबसे पहले अगर सडनली पाइल्स या कुछ फिशर का भी प्रॉब्लम हो गया है तो लेटिंग एनीवन एल्स एग्जामिन इट, वो भी एक बिग टास्क है। बस बराबर। लेकिन ये हमारे अब बहुत पेशेंट की स्टोरी ऐसी होती है कि सर 6 महीने पहले ही शुरू हुआ था, कुछ दवा बोल ली, किसी ने दादी ने बताया तो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन तब आप डॉक्टर को क्यों नहीं मिले? तब जब सिम्टम्स दादी माँ की दवा भी काम नहीं कर रही थी, कुछ सर्च किया वो भी काम नहीं कर रहा था, तब जाके हम आपके पास आए हैं। तब शायद फर्स्ट सेकंड डिग्री होता ही नहीं, वो थर्ड डिग्री तक चला जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, एनीमिया होता है या टैग बढ़ जाते हैं, कभी कभार फिस्टुला जैसी बीमारी। फिस्टुला मीन्स फिशर तो आपको बहुत दिनों से था ही, और आने वाला मोशन और उसमें कुछ जीवाणु अगर फिशर के बेड में फंस जाए, एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन हो जाए तो पेरिनल एब्सेस बहुत दर्दनाक बीमारी होता है। मीन्स मोशन की जगह पे सारा पीप भर जाता है, दैट कॉजेज द फिस्टुला। ओके, तो पेशेंट को सलाह यही होती है कि जब आपको कुछ दर्द होता है तो एक प्रोक्टोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट के पास जाके वीडियो प्रोक्टोस्कोपी, ये एक स्पेशल एग्जामिनेशन का मेथड है जिसमें एक छोटा सा कैमरा, जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी आपने सुना होगा, ये छोटा सा कैमरा मोशन की जगह के अंदर जाके एक सटीक तरीके से, मीन सिंस कैंसर या रेक्टम तक एनल वर्ज तक सारी चीज़ें एग्जामाइन हो जाती है और पेशेंट को इसका वीडियो भी मिलता है। पेशेंट खुद देख सकता है। अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि वो खुद तो नहीं देख सकता, फिर डॉक्टर देख के बताता है कि नहीं आपको 3 मास से 4 मास है, क्या करना है उसे? पेशेंट खुद का वीडियो देख सकता है और खुद अंदाज लगा सकता है। सब चैट जीपीटी तो अवेलेबल है ही। करेक्ट, अगर डॉक्टर ने नाम लिख के दिया है, बीमारी आपके वीडियो में दिख रही है, तो यू कैन टेक। करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। बट देन इतने पेन में डज द पेशेंट अलाउ यू टू डू ऑल दिस एग्जामिनेशन? यस, ये सारी चीज़ें एक्सपर्टाइज की होती है। पहले तो पेशेंट को हम एनेस्थेटिक जेली लगा के वो जगह को नम कर देते हैं, ओके, ल्यूब्रिकेटेड करते हैं। ओके, फर्स्ट होता है डिजिटल एग्जामिनेशन, यानी फिंगर से चेक करके पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या है। ओके, विल पेशेंट अलाउ अस टू पुट द कैमरा? हाँ, लेकिन 99% लोगों में ये इजीली पॉसिबल हो जाता है अंडरस्टूड, क्योंकि ओके। जेली लगाने के बाद चीज वो जगह नम हो जाती है और प्रोटोसो बहुत छोटा सा होता है, उसमें अंदर डाल के आप इजीली एग्जामिनेशन कर सकते सो अभी जैसे अब इसी फील्ड में स्पेशलिटी है आपकी, तो आप जो पेशेंट्स देखते हैं वो ज़्यादातर कौन से एज ग्रुप में होते हैं? क्योंकि मुझे जितना पता है पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम आफ्टर 50 चालू होती है, या हम सोचते हैं कि पोस्ट 50-60 ही लोगों में ज़्यादा है। लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? अभी मैं प्रोक्टोलॉजी से लास्ट 15 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अनुभव तो ये है कि 1-2 साल के बच्चे से लेके 90 ईयर्स के एज तक पाइल्स, फिशर, फिस्टुला सबको है। ठीक है, बच्चों में बाहर का खाना, पैकेट फूड खाना, मैदे का खाना खाना, हार्ड स्टूल होता है, फिर उनमें बनता है छोटा मोटा फिशर, या जन्म से होता है एनल पॉलिप। ओके, ठीक है, तो उनको भी सेम दर्द हो सकता है। तो उसमें कोई सर्जरी कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चा जब बढ़ता है तो एनस का साइज भी बढ़ना है, इनकम्पेटेबिलिटी अपने आप दूर हो जाती है। तो उसमें पेरेंटिंग का काउंसलिंग, पेरेंटिंग के लिए पेरेंट्स को काउंसलिंग करना, ये सब चीजें होती है। पैकेट फूड बंद कर देना। दूसरी मिडिल एज ग्रुप जो कॉलेज गोइंग होते हैं, उनको लगता है कि मेरा डाइजेस्टिव पावर, उसमें अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बाहर का खा लेना, घर का खाना। स्पेशली जो पीजीज है ना, यस, जो बाहर रहते हैं या बाहर पढ़ने जाते हैं या बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं, उनमें तो आई थिंक द प्रेवलेंस इज गॉन। बहुत सारा बाहर का खाना, और बाहर का खाना जब आप जाते हो तो मैदा आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। करेक्ट, सारा अच्छा खाना मैदे से ही बनता है। जब मैदे से खाते हो, ज़्यादा खाते हो, रात में देर से खाते हो, पैकेट फूड खाते हो, पानी का तो ध्यान ही नहीं रहता। कोई इतना हेल्थ कॉन्शियस मैंने कॉलेज स्टूडेंट देखा नहीं कि जो हर बार बोतल लेके घूमे। करेक्ट, लगता कि वो जवानी का ये होता थोड़ा सा, तो यंगस्टर्स थोड़े उसमें ध्यान नहीं देते, एंड देन तभी ये प्रॉब्लम
ज़्यादा होती है। एक आध दिन मोशन हार्ड होता है, कॉस्ट किसी को बताना भी ये लगता है, जैसे आपने आई नो, बताया, यस, बताना थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो बीमारी बढ़ जाती है। करेक्ट, देन चाइल्ड बेयरिंग एज, यस, फीमेल्स में एक 25 से लेके 40 तक प्रेगनेंसी, पीरियड्स, बाकी सब चीज़ें, घर का काम, वर्किंग वुमन्स, गाड़ी चलाना, ये करेक्ट, सब चीज़ों में ज़रूरी ये सब चीज़ें हो ही जाती है। लोग पहले ज़्यादा मीन्स घूमते थे, घर में रहते थे, घर का खाना खाते थे, जल्दी खाना खाते थे। जैनिज़्म जैसे बोलते हैं, जैनिज़्म फॉलो करेक्ट, करते हो तो 5 बजे से पहले खाना खाते हैं। करेक्ट, अगर मैंने किसी को बताया अभी कि 5 बजे से पहले खाना खा लो, नॉट पॉसिबल बाप एट रे, ऑल। 5 बजे इज लाइक द स्नैक का टाइम है। यस, यस। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, पुराने ज़माने में ऋषि लोग वो इसमें रहते थे, जंगल में रहते थे, फिर वो गांव में आते थे भिक्षा देने के लिए, तो बोलते थे कि भिक्षाम देहि, मीन्स उनका हाथ इतना रहता था, इतना मेरा पेट है, इतना मेरा कैपेसिटी, इतना मैं मुझे दे दो, फिर मैं खा लूँगा, फिर मैं अपने घर पे करेक्ट, चला जाऊँगा करेक्ट, जो जंगल में है। हाँ, वहाँ पे जाने के बाद शाम के टाइम में दूध मिलता था, कंदमूल जिसे बोलते हैं, रूट्स होते थे, वो खाते थे और आराम से डाइजेस्ट करके सुबह के लिए फिर से तैयार हो जाते थे। अब ये पॉसिबल है, अभी लाइट्स इतने पावरफुल निकले हैं कि सूरज से भी ज़्यादा रोशनी लाइट देते हैं, तो 11 बजे तक आपको पता नहीं चलता है दिन है या रात है, करेक्ट, देन वो टाइम करेक्ट, गड़बड़ा जाता है। दैट्स ट्रू, तो ये लाइफस्टाइल का डिसीज़ है। तो अगेन आप जब कॉन्सल्ट करते हो ओल्ड एज पीपल में, समझो अभी हम अगर छोटा बच्चा है तो उसकी स्किन मोटी सी टाइट होती है, देन अंडरस्टूड, यंग एज में टाइटनेस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन होता है टाइटनेस, और जैसे ओल्ड एज होता है तो स्किन पे झुर्रियाँ आने लगती है, राइट, दैट इज एज करेक्ट, रिलेटेड प्रॉब्लम। यस, तो ऐसे ही चीज अंदर भी हो रही होगी। आंतों में अभी इतना सारा प्रेशर है कि जो भी कुछ खाते हैं यंग एज में, तो आप उसे डाइजेस्ट करके पुश तो कर सकते हो, एटलीस्ट राइट, हाँ, पुश करके निकाल दोगे तो आपको प्रॉब्लम करेक्ट, कम होगी। राइट, लेकिन जब ओल्ड एज हो जाएगा, आंत भी तो थकी होगी, राइट, आंत को पुश करना है, जब आप पुश करते हो तो यहाँ आंतों की घड़ियां बन जाती है, झुर्रियां बन जाती है, और वो मोशन को पुश करने में प्रॉब्लम हो जाता प्रॉब्लम है, हो जाती करेक्ट, है। तो अगेन ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। या आई मीन अगर आप घर की लेडीज़ को भी देखो हु आर 45 या 50+, एसिडिटी की प्रॉब्लम इज़ द हाईएस्ट ये एज ग्रुप में। अभी वो एसिडिटी ठीक नहीं होती, प्लस उनका पता नहीं ये क्या रिलेशन है कि घर में सब लोग खाना खाएंगे उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी, देन दे टेन टू ईट आफ्टर 11-11:30, फिर वो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है। And ऊपर से जो खाना होता है कभी समटाइम्स स्टेल, या फिर ऐसा अभी हम लोग का जो इंडियन फूड है दैट इज़ फुल ऑफ ऑयल, फुल ऑफ स्पाइसेस, एंड इन दैट एज फॉर द बॉडी टू टेक केयर ऑफ एसिडिटी, टेक केयर ऑफ पाइल्स बिकम्स डिफिकल्ट। तो इसलिए भी उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उन लोग ये सीरियसली नहीं लेते हैं, बट ये प्रॉब्लम भी। Yes, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप खाना खाने बैठे हो, मम्मी ने गरम गरम चपाती सीधा तवे से लेके टिफिन में, डब्बे में नहीं जाएगा, सीधा आपके प्लेट में आ जाएगा। तो रोज अगर आप 2 रोटियां खाते हो तो उस दिन गरम गरम खा रहे हो तो 3 जरूर खाओगे, 5 बराबर ना? 5 तो ऐसा क्यों होता है? हमारा एक टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, जो बाहर के टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जब गरम खाओगे तो अंदर जाएगा, वो जल्दी से एब्जॉर्ब होगा, करेक्ट, डाइजेस्ट भी होगा, करेक्ट, और तो इजी हो जाएगा थोड़ा। करेक्ट, वैसे ही पानी के बारे में, अगर आप ठंडा पानी पीते हो, ठंडा पानी अंदर जाएगा, बॉडी टेम्परेचर को मैच होगा, और तब एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। करेक्ट, तब तो बहुत सारा पानी नीचे चला जाता है। करेक्ट, अगर गर्म पानी पीते हो तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, करेक्ट, बॉडी में आता है, और आपका ज़्यादा बॉडी एब्जॉर्प्शन में मदद होती करेक्ट, है। अंडरस्टैंड, तो इसलिए साउथ इंडियन लोग होटल में भी, घर में भी गर्म पानी पीते हैं। इट्स अ गुड थिंग। करेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने बताया कि स्टेल खाना खाते हैं, एसिडिटी बनती है। वही बताना चाहता था मैं कि जब गर्म खाना आप खाते हो तो उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा ज़्यादा है। है, अगर कंटेंट ज़्यादा है पानी का तो एब्जॉर्प्शन में थोड़ा इजी हो इजी हो जाएगा। जाता है, स्टेल खाना मीन्स क्या? जिसमें पानी की क्वांटिटी निकल गई हो, करेक्ट, तब अंडरस्टैंडिंग, उसमें से पानी ज़्यादा निकल जाता है, वो स्टेल हो करेक्ट, जाता है। अंदर जाएगा, पानी कम एब्जॉर्ब होगा, कॉन्स्टिपेशन बनाएगा। अंडरस्टूड, कॉन्स्टिपेशन बनाएगा तो मुंह से लेके मोशन की जगह एक बंद पाइप है। जब पेट साफ नहीं हुआ है तो खाना ऊपर 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 आएगा, दैट्स एन एसिडिटी। एसिडिटी से पहले आप ये सोचो कि पेट साफ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पेट साफ हुआ है तो आपको कभी एसिडिटी होगी नहीं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, तो यस। टाइम पे खाना खाना, कम खाना खाना, गर्म खाना खाना, या पेट साफ होना, इसका अंदाज देख के आप खाना खाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती अभी है। मुझे ऐसे समझ आ रहा है, जब मम्मी हमेशा बोलती रहती है गरम खाना खाओ, गरम खाना खाओ, गरम खाना खाओ। दैट्स द आई एम रीजन। टेलिंग यू, आई एम गोइंग बैक होम एंड ओनली ईटिंग गरम खाना इसके बाद बिल्कुल ठंडा खाना नहीं खा रही हूँ मैं। एंड एक और चीज़ आपने बहुत राइटली मतलब मेंशन की थी कि
प्रोटीन्स, जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है खाने में तभी भी हम लोग को कॉन्स्टिपेशन ये सब प्रॉब्लम चालू हो जाती है. सो जो एंड वेन एवर यू से प्रोटीन, हम सीधा हमारा लिंक जाता है विद नॉन वेज या फिर पीपल हु आर इनटू जिमिंग जिम और जिनकी प्रोटीन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है. तो क्या आपने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो हार्डकोर जिम कर रहे हैं या फिटनेस में हैं और उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है ही? यस श्योरली. प्रोटीन ऐसा खाना है जिसे बोली भाषा में भारी खाना बोला जाता है. भारी मीन्स ये खाना हजम थोड़ा सा भारी है. इसका मतलब जब आप प्रोटीन खाना लेते हो, नॉनवेज लेते हो, तो उसके साथ आपको ज़्यादा एसिड भी होना चाहिए, उसका ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्प्शन करके सही जगह पे पहुंचाने के लिए. करेक्ट. अगर मैंने नॉनवेज खा लिया, नॉनवेज खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए उतना एसिड भी होना चाहिए. लेकिन होता यह है कि जब नॉनवेज है तो खाना का क्वांटिटी डबल हो जाता है, रोटी भी डबल चली जाती है. तो खाने का आपका पावर तो डाइजेस्टिव पावर तो बढ़ा नहीं, तो पानी कम पड़ता है और फिर डाइजेशन ये करता है. नॉनवेज खाने का एक सीधा तरीका बताता हूँ. नॉनवेज खाना है तो दिन के टाइम में खाओ. आप होटल में जाते हो, नॉनवेज ऑर्डर करते हो, नॉनवेज को सजाने के लिए उसके साइड में कुछ ल्यूटीस लीव्स वगैरह कुछ सलाड़ा जाता है. वो क्यों होता है? ये फूड साइंस का रूल है. तो नॉन फाइबरस फूड मीन्स चिकन मटन शुड बी गेट कंपेटेबल विथ फाइबर रिच डाइट. करेक्ट. इसलिए दोनों साथ में आता है. राइट. बराबर ना? यस. लेकिन होटल में जाने के बाद ऐसा होता है कि कचरा तू साइड में चला जा, सिर्फ नॉनवेज आ जाओ अंदर. तो क्या होता है, ज्यादा प्रोटीन जब अंदर जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा पानी, ज्यादा एसिड और मूवमेंट उसका गट में स्लो हो जाएगा. अगेन दैट कॉजेज द कॉन्स्टिपेशन. जिम के बारे में वही चीज है. आप जिम कर रहे हो, डिहाइड्रेट हो रहे हो, पसीना बहुत आ रहा है, ऊपर से आप प्रोटीन की पाउडर भी खा रहे हो, तो डाइजेस्ट करने के लिए अगर पावर अच्छा है तो डाइजेस्ट कर लेगा, नहीं तो फिर मोशन हार्ड होना है ही. करेक्ट. और ऐसे भी मैंने नोटिस किया है कि किसी दिन अगर मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, कैल्शियम की सप्लीमेंट या ले ली मैंने या कोई न्यू सप्लीमेंट ले लिया, तो फॉर गुड 10 days देर इज़ दैट अजीब सी डकार या बर्ब्स आते रहते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन भी मैंने नोटिस किया है. तो अभी मैं सोचती हूँ कि ये सप्लीमेंट्स तो बॉडी अच्छा करने के लिए होती हैं, ये और बिगाड़ रही हैं. यस. सप्लीमेंट अगर लेनी है तो पहले मैं सलाह देता हूँ कि आप लेनी तो लिक्विड इसमें लो, सिरप ले लो, कैल्शियम का सिरप या आयरन का सिरप ले लो. जब आप टैबलेट्स कैप्सूल्स लेते हो, आपने कैप्सूल देखा होगा. हाँ, बड़ी सी. हर एक का कैप्सूल सेम होता है. वो जिलेटिन का कैप्सूल होता है सर, एक ही कंपनी में बनते हैं. अच्छा. अंदर का कंटेंट बदल जाता है. अच्छा. दवाई का नाम जो आप बता रहे हो अंदर रहती है. कैप्सूल जिलेटिन का सबका सेम होता है. टैबलेट भी वैसी होती है फॉर्म में. 500 मिलीग्राम लो या 1000 मिलीग्राम लो, टैबलेट वही दिखेगी, सिर्फ उसका अंदर का कंटेंट बदल जाता है. ऐसे टैबलेट या केमिकल्स जब अंदर जाता है तो उसको भी पानी की जरूरत है. आपका खाना आपने ले लिया, आप पहले वीक हो, डाइजेशन वीक है, उस पर आपने टैबलेट ले ली, तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत है. जब पानी ना लिया जाए तो ऑलरेडी जो आपने खाना खाया है उसमें से पानी कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाता है और मोशन कड़ा और हार्ड बन जाता है. Okay. तो आपके डाइजेस्टिव पावर के हिसाब से भी आपने मेडिसिन लेनी चाहिए. Right. यही अगर सिरप फॉर्म में लोगे, ज़्यादा पानी के साथ लोगे, तो जल्दी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, निकल भी जाएंगे. सो दैट कॉजेज द कॉन्स्टिपेशन. ओके, दैट इज़ द रीज़न. सो ऐसे तो सर जो हमारे बूढ़े पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और पता नहीं कौन सी 50,000 बीमारियां भी हैं, हु आर टेकिंग लाइक 10-15 टैबलेट्स अ डे. यस. सो उनका तो आई मीन कॉन्स्टिपेशन होता ही होता है. जरूर होता है, क्योंकि वो लोग खाना कम और गोलियां ज़्यादा खाते हैं. जब गोली ज़्यादा खाओगे तो आपको आंतों में से सब मूवमेंट भी होना चाहिए. 5 मिनट में टैबलेट, 10 मिनट की वो मैंने डॉक्टर खाने से पहले बताई थी, बाद में बताई थी. तो सबको सलाह ये है, मैं उनकी मेडिसिन बंद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इतनी सारी बीमारियां हैं, इतने सारे टैबलेट्स हैं, उसके साथ में सिर्फ एक छोटा सा लैक्सेटिव ऐड कर दो. करेक्ट. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तो सारा डाइजेस्ट भी हो जाएगा और मोशन भी क्लीन हो जाएगा. हाँ, मतलब फिर उनको भी इतनी तकलीफ नहीं होगी ना दवाई लेने में. दवाई लेना जरूरी है. हार्ट पेशेंट है तो ब्लड थिनर लेना ही है. डायबिटीज का टाइमली दवाई लेनी है, तो साथ में थोड़ा लैक्सेटिव ऐड करना जरूरी है. जो एक्चुअली ना इतनी छोटी सी एडवाइस, मतलब इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एडवाइस है. अगर ये फॉलो करना चालू करें, 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स हम यही एलिमिनेट कर सकते हैं फॉर आवर पेशेंट्स. आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, हर बार आप ये सोचो कि ये डाइजेस्ट कर सकते हो या मुझे ज़रूरत है. सुबह खाना खाया था, घर से अच्छा खासा मम्मी के हाथ के खाना अच्छा खा के निकले थे, बाहर गए, दोस्त मिल गया, चलो आज समोसा खा लेंगे. आपको ज़रूरत है या आपकी डाइजेस्टिव पावर अलाउ कर रही है, डाइजेस्ट होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है. करेक्ट. जैसे मेडिसिन के बारे में, जैसे कि मेडिसिन तो लेनी है, लेकिन डाइजेस्ट होगी कि नहीं उसके लिए ज़्यादा एक लैक्सेटिव ऐड करनी है. Right. तो हमेशा ये चीज़ें
आपको ध्यान में रखनी चाहिए। डाइजेस्टिव पावर का ध्यान रखो। वही जैसे अगर एग्जाम्पल मैं अपने घर का एग्जाम्पल देती हूँ, किसी दिन मैं बोल दूँगी आज मुझे मोशंस इतने ठीक से नहीं हुए हैं, सो बहुत सारे सलाह देना चालू हो जाते हैं। सबसे पहला तो होता है कि हर किसी के मुंह पे इसबगोल खा लो, यस। इसबगोल खा लो, दही खा लो, या फिर बहुत सारा पानी पी लो, आप पानी नहीं पी रहे हो। एंड सबसे ऊपर जो मुझे भी पता है कि आज नींद नहीं हुई है, आज डेफिनेटली मोशंस क्लियर नहीं होने वाले हैं। यस, सलाह सब सही है क्योंकि उनको सालों का उनका एक्सपीरियंस करेक्ट। होता है। तो जब आप पहले बताया कि आपने इसबगोल इज एन हस्क होता है जो बल्क लैक्सेटिव है। वो अंदर जाता है, पानी एब्जॉर्ब करता है, मोशन को नरम बनाता है और इजिली ये इवैक्यूएट कर एवरीडे लेता ले है। सकते हैं ले क्या? सकते हो, Okay. लेकिन हैबिट फॉर्मिंग ना होना चाहिए। करेक्ट। उससे अच्छा मेडिसिन इतनी सी होती है और खाना इतना होता है, तब कॉन्सेंट्रेट इस पे करो। मेडिसिन तो रोज निकल जाएगा, रोज तो नहीं ले सकते आप, Correct. खाना रोज लेना ही है, करेक्ट। तो खाने पे कॉन्सेंट्रेट करो। Correct. जैसे आपने बताया कि दही लेना या बटर मिल्क लेना, ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। पानी तो कंटेंट आपको अच्छा रखना ही है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके। सो जैसे अगर किसी को पाइल्स हो गया है, सब कुछ ही फॉलो भी कर लिया है, डॉक्टर के पास चला गया है, मेडिसिन ले ली है, यहाँ तक कि सर्जरी भी हो गई है, नाउ व्हाट आफ्टर दैट? क्योंकि कैन इट गेट कम्प्लीटली क्योर्ड, या फिर ये वापस होने के चांसेस होते हैं इवन आफ्टर द सर्जरी? यस, एक सिंपल इसमें बताऊंगा मैं आपको। पाइल्स फिशर फिस्टुला ये इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होने वाली बीमारी है। सर्जरी जब सही डॉक्टर से करवाया जाए, जो बेस रीज़न जानता हो, ना मस्से बसे निकालते रहे, उसके ध्यान ना देते, इनकम्पैटिबिलिटी अगर निकल जाए, आने वाला मोशन और मोशन की जगह एक दूसरे को कंपैटिबल बना जाए, तो ये ज़िंदगी में दोबारा नहीं होने वाला। ओह लवली। देन सेकेंड थिंग, उसके बाद भी आपका काम ख़त्म नहीं होता। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, क्योंकि सारे बीमारियों का जड़ पेट से होता है, तो अगर आप पेट हेल्दी रखते हो, डाइजेशन हेल्दी रखते हो, तो पाइल्स क्या, उसके आगे होने वाली बीमारी डायबिटीज़, बीपी, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये सारी चीज़ें आप हटा सकते हो। पाइल्स की बीमारी पेट में या एनस में शुरू नहीं होती, ओके। वो शुरू होते मुंह से। खाने का तरीका से, चबाने का तरीका। सलाइवा इज द बेस्ट लैक्सेटिव इन द वर्ल्ड, करेक्ट। भगवान ने दिया है। अगर अच्छे से चबाओगे, खाने का पार्टिकल अच्छे से पतला करोगे, करेक्ट। हाँ। उसमें सलाइवा मिक्स करोगे, तो रोज ये हो जाएगा। दादी माँ बोलती थी ना, 32 दांत है तो 32 टाइम चबा कर खाओ। करेक्ट। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी, तो सिंपल राइट। सिंपल चीज़ें हाँ, उसको yes. फॉलो करना है आपने बस। करेक्ट। मुझे किसी ने तो बताया था कि अपने आप को हेल्दी रखने का सिर्फ एक छोटा सा तरीका है कि ये जो स्टार्टिंग की फ्यू इंचेस है, दैट इज दिस Incisors, टंग, अच्छा टंग। उसको कंट्रोल करो, सब कुछ अपने आप नॉर्मल Yes. हो जाएगा। अति खाशी नरकात जाशी, मराठी में Yes. जैसे बोलते हैं कि अगर कम खाओगे तो उसका अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे। ज़्यादा खाने से बीमारी क्या है, तो वही सारी बीमारी है। और एक मराठी में ऐसे बोलते हैं कि उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। ये एक यज्ञ है, यज्ञ को तिनका तिनका डालो, जलता रहेगा दिन भर। इतना बड़ा लकड़ी का ये लिया, डाल दिया, यज्ञ बूझ ही जाएगा। एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम भी वैसी यज्ञ है, उसको धीरे धीरे खाना दो, जो डाइजेस्ट हो रहा है वही खाओ। अगर आपका टाइम हुआ नहीं है, पहला खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, दूसरा खाना आप नहीं लेना है। ओके। इसका ध्यान रखोगे, सब ठीक रहेगा। या एक और बहुत कॉमन मिथ है या क्या है मुझे पता नहीं है, बट देन इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए कि जैसे ही अगर हम सोचते हैं या घर पे भी डिस्कस करते हैं या किसी को भी बताते हैं कि पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो एक स्टेटमेंट आता है सामने से कि ठीक है, ये अभी तो आप कंट्रोल कर लोगे, पर कभी ना कभी इसकी सर्जरी करनी ही पड़ेगी, उससे बचा नहीं जा सकता है। इज इट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू, बिकॉज आप बंदे को अभी जो सिम्टम्स हुए हैं उसके लिए मेडिसिन देके तुरंत उसका पेन दर्द कम ही कर दोगे, बिग डील नहीं है। मोशन सॉफ्ट कर दो, लगाने के लिए क्रीम दे दो, पेन किलर दे दो, ठीक हो जाएगा। लाइफस्टाइल के बारे में क्या करोगे? लाइफस्टाइल तो चेंज होने वाले नहीं है ना। पेशेंट को खुद को पता है कि नेक्स्ट मोशन कब कड़ा आएगा, हार्ड आएगा, कॉन्स्टिपेशन कब होने वाला है, वो खुद भी नहीं बता सकता। तो जब ये होगा, इनकम्पैटिबिलिटी होगी ही होगी, ज़रूर पाइल्स फिशर फिस्टुला दोबारा होना ही होना है। ओके। तो फिर जैसे कोई पेशेंट अगर ये चीज़ को लेके आता है, तो क्या आप उनको ब्रीफ करते हो इसके बारे में? यस, मेरा ध्यान इसी जगह पे ज़्यादा होता है कि पेशेंट को अभी तो हम फिलहाल तुरंत मेडिसिन लिखना शुरू कर देते हैं, पेशेंट को मेडिसिन दे ही देते हैं, लेकिन उसको ये बात बताना ज़रूरी होता है कि दो चीज़ में से कमर्शियल भी ये होता है कि आपने बता दिया कि सीधा सर्जरी बता दिया आपने, तो इसमें कमर्शियल ये आपका ये उद्देश्य हो सकता है। लेकिन पेशेंट को ये बताना जरूरी है कि ये मेडिसिन लेने के बाद अभी फिलहाल तो आपको ठीक लगने लगा, टेम्पररी रिलीफ है ये।
जब कभी जो आपको बाहर आपने देखा या इसके बारे में हमने वीडियो भी तैयार की है कि पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए किस वजह से हुआ है, ये सारा देखने के बाद भी अगर आप खुद में बदलाव नहीं कर पाते हो, जब फिर से मोशन हार्ड होगा, कड़ा होगा, फिर से तकलीफ होगी, तब आप जाके आपको सर्जरी करवाना है। सिर्फ 1-2 बीमारी ऐसी है जिसमें हम पेशेंट को तभी की तभी सलाह, मैं क्या दुनिया का कोई भी डॉक्टर दे ही देगा। पेरियनल एब्सेस, हाँ। जिसमें मोशन की जगह से मोशन के कुछ टुकड़े और जीवाणु अटक के जो पीप की गाढ़ बन जाती है, दैट इज द वन इमरजेंसी इन एनोरेक्टल डिसीजेस। जब ये बन जाता है तो तुरंत उसको पीप को बाहर निकालना ये जरूरी होता है, उसकी सलाह हम तुरंत करने के लिए बट बताते देन हैं। वंस अगर इसका सर्जरी हो गया सो डज इट कम बैक? नेवर, नेवर, ओके। दैट आई टोल्ड यू कि अगर इनकम्पैटिबिलिटी निकल गया तो ये दोबारा नहीं होने वाला। ओके। लेकिन पेरियानल अब्सेस ये ऐसी चीज़ है कि ये फैलता ही जाता है, मिनट मिनट में, अगले घंटे में ये अपना स्थिति चेंज करता है, ओके। इनगल्प करता है टिश्यूज को और साइज बढ़ा देता है। अंडरस्टूड। जितना साइज बढ़ेगा पेशेंट का वुंड उतना ज़्यादा रहेगा और तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती है। अच्छा। सो ये और एक और आई थिंक यू मेंशन 2 ऐसे इमरजेंसीज है। हाँ, दैट इज अनदर कैंसर। कैंसर, ओके, अगर अंडरस्टूड। उसमें 10 या 15 दिन भी अगर लेट हो जाता है डायग्नोसिस में, तो ये कुछ अलग तरीके से उभर के सामने आ सकती है। Okay. क्योंकि कैंसर मीन्स क्या, अनवांटेड ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ हो रही है टिश्यूज़ की। वो टिश्यूज़ की ग्रोथ अगर ज़्यादा हो रही है तो उसकी जगह छोड़ के बाजू के ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है। सारे ऑर्गन्स तो कम्पैक्ट एक दूसरे को लगे हुए हैं, अगर ब्लड में छूट जाए, लिम्फ में निकल जाए या बाजू के ऑर्गन में चले जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपको डायग्नोस होता है और उसी जगह पे आपको दिख रहा है तो उसको तुरंत वहां से निकालना जरूरी है। राइट। तो उसके पहले पेशेंट को सलाह देना जरूरी होता है। तो ये जो पेरिनियल एब्सेस दैट इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ पाइल्स और फिशर, कि ये अलग ही एक एक इशू अलग है? ही बीमारी है जो बहुत बार सालों साल आपने पाइल्स फिशर रखा है और फिशर में एक दिन फिशर आपको 6 मंथ रिपीटेड होता रहता था, लेकिन एक दिन मोशन वहां पे अटक गया और इमरजेंसी पेरिनियल एब्सेस तैयार हो गया। ओके। बहुत बार पेरिनियल एब्सेस अपने आप बर्स्ट भी हो जाता है, लेकिन उसका कन्वर्शन एक फिस्टुला में हो जाता है। ओह। फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसमें मोशन की जगह से मोशन की जगह के सतह बाहर तक, स्किन तक एक मोशन और पीप बहने वाली हमेशा के लिए नली बन जाती है। इस नली में अंदर से एक आवरण होता है, किसी गोली दवा से टूट नहीं पाता और सालों साल मोशन और पीप बहने वाली नली बन जाती है, जिसे बोलते हैं फिस्टुला। सो दैट इज हैज टू गेट ऑपरेटेड? उसका कोई इलाज है ही नहीं। ओह। फिस्टुला शुड बी गेट ऑपरेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। उसमें लेजर होता है, उसमें क्षार सूत्र होता है, तो ये सब चीज़ें करके उसको तुरंत निकालना होता है। और ये कितने दिन का प्रोसीजर है? सर्जरी जो होता है वो 20-30 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। ओके। लेकिन जितना वुंड बड़ा हो उतने दिन आपके ज़्यादा जा सकते हैं। 15-20 महीना भर तक ये फिस्टुला का ड्रेसिंग्स और सब चीज़ें चलती है। ओके। आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो भी इशू है उसका सर्जरी वगैरह सोल्यूशन तो है ही, बट देन इससे डील करना है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। और मीन्स हर बार पेशेंट को, जब मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं तो उनको ज़्यादा फोकस इसी बात पे किया जाता है कि आपको आधा घंटा यही समझाया जाता है कि आपको कैसे हुआ और आगे क्या करना है अवॉइड करने के लिए। ट्रीटमेंट करना तो मेरा रोज का काम है। तो Right. ट्रीटमेंट से पहले अगर पेशेंट को समझ जाए तो मीन्स इसका उदाहरण के तौर पे बताऊंगा मैं। समझो कोई चीज गर्म है, उस पर मैं हाथ रख रहा हूँ, मेरा हाथ जल रहा है, आप हाथ वहीं पे रखोगे और डॉक्टर से पूछोगे दर्द कम करके दो? नहीं ना। नहीं होगा। तो पहले डॉक्टर का सलाह ये है कि हाथ साइड में ले लो, जो उसके रीजन है, जो उसके कारण है, उनको पहले हटा दो। Correct. बाद में जो जल गया हाथ उसको हम देख लेंगे। राइट। हम रोज का काम है हमारा। करेक्ट। तो आई मीन एक पेशेंट के पीछे हाफ एन आवर आपका तो ऐसे ही काउंसलिंग जाता है और निकलता ज़रूरी होगा। है। ये मेरी ड्यूटी है कि पेशेंट को समझाना, तो जड़ से निकलना चाहिए बीमारी, करेक्ट। तो ज़रूरी होता है। और ये ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसा एरिया है जहाँ पे पेशेंट खुद भी डर जाता है, डर जाता है। क्योंकि यहाँ का ट्रीटमेंट कराना, एक्सपोज करना, उसके बाद का उसका अलग मतलब रिकवरी अलग टैंजेंट पे जाती है। यस यस श्योर, यस ऐसे होता सो इट वाज, आई एम टेलिंग यू, जितना मैंने बैठ के अभी बात की है इस बारे में या जो भी आपसे डिस्कशन किया, दिस लाइक द बेस्ट एपिसोड्स वी हैव एवर शॉट है। थैंक यू। एंड वेरी एंगेजिंग ऑल्सो, एंड Yes. थैंक्स अ लॉट टू यू कि आपने इसको इतना सिंपल रखा, एंड आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस के लिए भी उतना ही ईजी होगा टू समझने अंडरस्टैंड। के लिए, यस। सो थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। आई एम श्योर आज के हमारे एपिसोड के बाद आपके बहुत सारे सवाल जो आपके घर वाले या कोई और सॉल्व नहीं कर पाया है वो रिजॉल्व हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारे ये सारे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इट्स वन लाइफ बाय मैनकाइंड स्पेशलिटी।